हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू पीसीएस मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पे देख ही रखे होंगे, स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड एक चैनल स्टडी आईक्यू पीसीएस लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और आपके इस सपने के साथ स्टडी आईक्यू पीसीएस की टीम हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी बज चुके हैं शाम के 8 और जैसे ही शाम के 8 बजते हैं हमारी और आपकी मुलाकात होती है हमारे इस चैनल पे। ये मेरा वीकली शेड्यूल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सोमवार को मैं आपको कराता हूँ पॉलिटी, ट्यूसडे को मैं आपको कराता हूँ इकोनॉमी, वेंसडे को मैं आपको कराता हूँ बिहार मिसलेनियस और थर्सडे को मैं आपको कराता हूँ बिहार सेंसस और फ्राइडे को दोस्तों मैं आपके कराता हूँ बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को हम लोग पढ़ते हैं बिहार ज्योग्राफी। आज है फ्राइडे और आज की इस क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार हिस्ट्री के पोर्शन को, और बिहार हिस्ट्री के भी पोर्शन में आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर बीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। तो दोस्तों, आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोग बीपीएससी के प्रीवियस से ट्रेंड्स को देखिए तो अमूमन हर साल आपके प्रीलिम्स में एटलीस्ट एक और मैक्सिमम आपके 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो हर 2 साल या 3 साल पे अल्टरनेटली चंपारण सत्याग्रह से आपके क्वेश्चन आए ही आए हैं 38 नंबर के। तो बहुत ही ज्यादा मार्क्स गिविंग टॉपिक ही आपका बन जाता है चंपारण सत्याग्रह। तो ये इतना क्रूशियल टॉपिक बन जाता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में बांटा है और आज की इस क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे वो होगा आपका इसका पार्ट 1। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक और शानदार तोहफा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पुस्तक के नाम से। आप घर बैठे बैठे इसको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। इस किताब की खास बात यह है कि इस पुस्तक में आपको मिलेगी इंडिया और फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज, जो कि आपके कवर अप करेगा आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को। इस पुस्तक में बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है और आपकी क्लैरिटी को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए 200 से ज्यादा मैप्स का इस्तेमाल किया गया है और सेकेंड टाइम रिविजन्स के लिए यहाँ पे आपके माइंड मैप्स और टेबल्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर एक चैप्टर के बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को देख सको कि आप जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज कितने ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग के लिए केस स्टडी का एक लाजवाब सेक्शन और डू यू नो का आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ सके। तो जल्द से इस पुस्तक को ऑर्डर कीजिए, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, आप दोनों में से कहीं से भी आप इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग कवर अप करेंगे चंपारण सत्याग्रह को। तो दोस्तों, जैसा कि हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी कोशिश रहती है कि हम जाने उस टॉपिक के बैकग्राउंड को, कि आखिर वो टॉपिक का कॉज क्या है, कहां से वो टॉपिक आई और वो टॉपिक को हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है। तो एक इंसिडेंट है आपके चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और इसके जो अगर तार देखा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 से ही जुड़े हुए हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो दोस्तों, 1757 बैटल ऑफ प्लासी ये वो लड़ाई थी जिस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में पैर पसारने दिए, और इस लड़ाई के बाद जो आपका चंपारण सत्याग्रह है वो 1917 में होता है। कायदे से देखा जाए तो 160 ईयर्स बीत जाते हैं इसके, लेकिन फिर भी इन 160 सालों में हम देखें तो ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत कुछ एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस के ऊपर, भारतीयों के ऊपर होता है। चाहे हम लोग बात करें आपके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, यानी कि आर्थिक, या फिर हम लोग बात करें आपके राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन की, राजनीतिक शोषण की, पॉलिटिकल, या फिर हम लोग बात करें प्रशासनिक शोषण की, एडमिनिस्ट्रेटिव आपके शोषण या आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लॉयटेशन। तो हम देखते हैं कि अलग अलग पहलुओं में अंग्रेजों द्वारा अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है, और उसी में से एक है आपके इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन।
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं चंपारण सत्याग्रह से, यानी कि आपके आर्थिक शोषण आपके कैसे होता है यहां पे, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, पिछले 160 सालों में हर जगह, चाहे आपके इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह अपनी पैर पसार ली। बहुत सारे सिस्टम को लाके, एग्जाम्पल मैं यहां पे लूंगा, बहुत सारे आपके सिस्टम्स को लाके, जैसे कि आपके रटवारी सिस्टम, इसके अलावा रटवारी सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपके परमानेंट सेटलमेंट, इस तरीके के कई सारे सिस्टम्स को ला करके, जो कि अपने आप में एक शोषण करने वाले सिस्टम्स से, उन्होंने जमीनें को हड़प लिया, नहीं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने सारे के सारे जमीन को अपने अंदर ले लिया। अब हो क्या रहा था कि यहां पे थे आपके गरीब पीजेंट्स, यानी कि गरीब किसान। अब गरीब किसान की जमीनों को आपने हड़प लिया और गरीब किसान को आप अपनी मन मर्जी से जो फसल चाहे वो फसल उगवाना चाह रहे हो, चंपारण के केस में इंडिगो का फसल, तो उसी की जो कहानी है वही है आपके चंपारण सत्याग्रह। अब थोड़ा सा इसको एलोबेटरी हम लोग पढ़ें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की। तो जमींदारी सिस्टम जो है ये आपके एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स टू एक्सटेंड प्लांटेशन फॉर इंडिगो। ये जमींदारी सिस्टम जो है ये एक एक्सप्लॉइटिव सिस्टम है, यानी कि जमींदारों का शोषण करने वाला सिस्टम है, ताकि अंग्रेज जो है अपने मन मुताबिक को फसल को उगवा सके। और चंपारण के केस में प्लांटेशन ऑफ इंडिगो, यानी कि नील की खेती। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी बयां कर दें, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी की पूरी तस्वीर में आ जाए। तो ये तस्वीर आप देखिए, पूरी की पूरी कहानी आपको बयां कर रही है। यहां पे आपके गरीब किसान है, ये गरीब किसान अगर मना कर रहे हैं कि हम खेती नहीं करेंगे इंडिगो की, तो यहाँ पे अंग्रेज लोग उनके ऊपर गोली और उनके साथ अब उनका शोषण कर रहे हैं, देख सकते हैं आपको इस तस्वीर में। तो उसी तरीके से आपके जमींदारी सिस्टम भी, जमींदारी व्यवस्था भी आपको देखने को मिलती है। इसमें अंग्रेजों ने काफी ज्यादा शोषण किया किसानों का और उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई। अब प्रश्न यह उठता है कि वाई नील, वाई इंडिगो? तो इसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं वाई इंडिगो, तो इंडिगो की तरफ दोस्तों अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यह दौर था आपके 18वीं शताब्दी का, जब पूरे के पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके चल रही थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी, और वहां पे वस्त्रों का फैक्ट्रियों में बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था जो आपके क्लॉथ्स है। और उन क्लॉथ्स के प्रोडक्शन के कारण उन क्लॉथ्स को कलर करने के लिए नील की जरूरत पड़ी, इंडिगो की जरूरत पड़ी, और वो इंडिगो की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अंग्रेज लोगों ने जबरदस्ती प्लांटेशन करवाया किसानों से अंडर तिनकठिया सिस्टम। अब तिनकठिया सिस्टम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों तिनकठिया सिस्टम की वैल्यू है 3/20। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी अपने दिमाग में रखिए। ये आपके 66 बीपीएससी प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, और बीपीएससी इसको क्वेश्चन को तकरीबन आपके 3 दफा पूछ रखा है अभी तक, और रिसेंटली 66 बीपीएससी में क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो 3/20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3/20 भाग में या हिस्से में किसी भी किसान को इंडिगो की खेती करनी अनिवार्य है, यानी कि नील की खेती करनी अनिवार्य है 3/20 हिस्से में। तो यही आपके तिनकठिया सिस्टम, और इस तिनकठिया सिस्टम को जबरदस्ती लागू करवाया अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर, और ये अपने आप में एक एक्सप्लॉइटरी सिस्टम था, यानी कि अपने आप में जो आपके किसानों के ऊपर शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है दौर आपके 1880 का। उसी 1880 के दौर में जर्मनी में एक सिंथेटिक, यानी कि कृत्रिम नील वो लोग डेवलप कर लेते हैं, सिंथेटिक नील डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण जो नेचुरल नील की खेती हो रही थी इंडिया में, उसके डिमांड में भारी कटौती आती है, उसका डिमांड ड्रॉप हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट से, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब अंग्रेज तो ठहरे अंग्रेज, वो अपना नुकसान कैसे सह सकते थे,
तो उन्होंने अपने नुकसान को की भरपाई करने के लिए इंक्रीज रेंट्स, उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए जो बढ़ा हुआ किराया है उसको वापस लेने के लिए तिनकठिया सिस्टम को बोला कि अगर मान के चलिए आप तिनकठिया सिस्टम छोड़ना चाहते हैं तो आप मिनिमम अमाउंट ये है, आप इतना हमें पे कर दीजिए। मतलब कि तिनकठिया सिस्टम लागू किया और तिनकठिया सिस्टम छोड़ने के लिए भी अंग्रेज लोग किसानों से पैसा ले रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे कि किसानों के ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही होगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है और नील की खेती के साथ एक नुकसान है कि किसी भी अगर जमीन पे, भूमि पे नील की खेती अगर होती है तो वो जमीन कुछ टाइम के बाद आपके बंजर की तरफ बढ़ जाती है, बंजर हो जाती है। सबसे पहले उनसे जबरदस्ती खेती करवा रहे थे। अब खेती करवाने के बाद जब उनका नुकसान होने लगा, क्योंकि सिंथेटिक नील जो है वो आपके मार्केट में आ गई थी, जर्मनी सिंथेटिक, तो जिसके कारण अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए वो क्या बोल रहे थे कि भाई रेंट्स बढ़ा दिए, कि भाई आपको तिनकठिया सिस्टम अगर छोड़ना है तो आप हमें पैसे दीजिए, और उनके ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए। तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई किसानों के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समस्या समझ में आई होगी। बाकी आगे और मैं आगे बताता हूं। बाकी अगर मान के चलिए कि आपको इस पुस्तक को अगर खरीदना हो, डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें आपको 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम को कवर अप करेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस, पर्सन्स इन न्यूज, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड्स और स्कीम्स, इस सारे के सारे एग्जाम्स को आपके कवर अप करेंगे। तो जल्द से जल्द इस बुक को आप लोग ऑर्डर कीजिए और इस पुस्तक को खरीदिए, जो कि आपके बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आपके 2022 में होने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बताया समस्या, तो ये तो समस्या हो गई। अब इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान है गांधी जी। ये पिक्चर देखिए, बिल्कुल सही आपने पहचाना, ये हमारे गांधी जी ही हैं जब वो यंग एज में थे। तो दोस्तों गांधी जी 1893 से लेकर के आपके 1914 तक तकरीबन आपके 21 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने साउथ अफ्रीका में बिताया। 21 साल का एक्सपीरियंस उनका साउथ अफ्रीका था। और इस 21 सालों में, मैं गांधी जी के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं स्टोरी लाइन पे आऊंगा। उन 21 सालों में उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत कुछ किया। इस पे हम लोग अलग एक सेशन लेंगे कि गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, इसमें उन्होंने बहुत कुछ किया बड़े लेवल पे। और फिर उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत वापस आते हैं। और इसीलिए हम लोग इस दिन को, एक और डाल लीजिए यहां पे, इस दिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग इस दिन को मनाते हैं। आप लोग से होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन से साल से हम लोग प्रवासी दिवस मना रहे हैं। एक प्रश्न यहां पे यह भी बनता है कि गांधी जी भारत में कहां पे आए? तो याद रखिएगा मुंबई पोर्ट, वहां पे गांधी जी आते हैं। और एक और इसके बाद की मैं बैकग्राउंड बताता हूं। यहां पे आने के बाद किसके कहने पे, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु जी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, किसके कहने पे गांधी जी भारत भ्रमण पे निकल जाते हैं, भारत की मतलब की खोज में या भारत को जानने के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि आप सब लोग अगर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आप सब लोग सिलेबस जानने के खोज में निकल जाते हैं। वैसा ही कुछ गांधी जी भी करते हैं। तो गांधी जी भी भारत की खोज के लिए, भारत के को जानने के लिए निकलते हैं। आपको बताना है कि किसके सजेशंस पे, ये आप लोग का होमवर्क है। और उसी दरमियान आपके बात है स्टोरी लाइन पे 1916 का दौर, ठीक है, ये था आपके 1916 का दौर। और 1916 के दौर में दोस्तों जगह थी लखनऊ सेशन, और इसके जो अध्यक्ष थे लखनऊ सेशन के, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसी मजूमदार, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लखनऊ सेशन 1916 का है, यह अमूमन जाना जाता है आपके दो चीजों के लिए। पहली चीज जो ये लखनऊ सेशन जानी जाती है वो है आपके लखनऊ पैक्ट, जो कि आपके मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच हुआ था।
और दूसरी चीज जिसके लिए लखनऊ सेशन जाना जाता है वो है आपके जो कांग्रेस है, जो आपके 1907 में स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, गरम दल और नरम दल, वो आपको मर्ज किए थे, उसके लिए जाना जाता है। बट अगर जो बच्चे बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक तीसरी वजह भी है, और तीसरी वजह क्या है तो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम याद रख लीजिएगा, राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मिलना। तो राजकुमार शुक्ल से गांधी जी की मुलाकात आपके यहीं पे हुई थी, आपके 1916 के लखनऊ सेशन में। और 1916 के लखनऊ सेशन में जब राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्होंने चंपारण की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ अभी साझा किया, तिनकठिया सिस्टम के बारे में बताया, तो गांधी जी ने प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा और आपके इस समस्या को हल करूंगा। और गांधी जी फिर वहां पहुंच के क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में कि पहली बार सिविल डिसोबेडेंट मूवमेंट का कैसे इस्तेमाल होता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं सिविल डिसोबेडेंट मूवमेंट की, तो गांधी जी जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं, जैसे सबसे पहले सिविल डिसोबेडेंट को वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस वर्ड को आप देखिए, इस वर्ड को तो देखिए, डिसओबे यानी कि डिसओबे यानी कि कानून को नहीं मानना। तो सबसे पहले गांधी जी पहुंचते हैं आपके चंपारण में पहुंचते जो चंपारण के जिला अधिकारी होते हैं वो गांधी जी को वापस जाने के लिए बोल देते हैं। और जैसे ही गांधी जी को वापस जाने के लिए बोलते हैं, गांधी जी उनके इस बात को नहीं मानते और वहीं पे स्टे करते हैं। और गांधी जी की प्रस्तुति होती है आपके मोतिहारी न्यायालय में, और वहां पे तकरीबन 2000 से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और यहां पे गांधी जी कानून तोड़ते हैं मतलब कि जो उनको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप वापस जाइए, गांधी जी बोलते हैं मैं वापस नहीं जाऊंगा, और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इन सारे टॉपिक्स को। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो गांधी जी का पहली बार भारत में कहीं होता है तो चंपारण में होता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, तो हम देखेंगे कि इमर्ज ऑफ गांधीयन एरा हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि भाई मास लीडर के रूप में, यानी कि मास जनता मतलब जनता के लीडर्स के रूप में गांधी जी का उदय होता है। इस तमाम तरह की चीजों को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे कि आज यहाँ के बाद जितने भी बड़े बड़े आंदोलन होंगे उसके जो बीज हैं वो आपके चंपारण सत्याग्रह से ही जुड़ते हैं, और फिर कंक्लूजन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स और मेंस हैं उसके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपके चंपारण सत्याग्रह के रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इसके अलावा आप मेल कर सकते हो, और क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्रैक इट विद आदित्य। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इट। थैंक यू।